नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज आपके सामने रीतिकालीन परिस्थितियों पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे उत्तर मध्यकाल भी कहा है, जिसका समय संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक है। ईस्वी सन के तहत उसका समय 1643 से लेकर 1843 तक बताया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी साहित्य के इतिहास में तत्कालीन युगीन पृष्ठभूमियां महत्वपूर्ण स्थान रखती है, कारण कवि साहित्यकार अपने युग से, देश काल तथा वातावरण से प्रभावित होकर ही साहित्य का सृजन करता है। अतः साहित्य का उद्भव और विकास जानने के लिए हमें तत्कालीन युगीन पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए रीतिकाल के साहित्य को भली भांति समझने के लिए हमें रीतिकालीन युगीन पृष्ठभूमियों को समझना भी आवश्यक है। रीतिकाल के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियां हमें मिलती है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, परंतु आज हम केवल यहाँ रीतिकाल के राजनीतिक परिस्थिति पर ही अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को भली भांति समझने के लिए हमें तत्कालीन शासकों का परिचय संक्षेप में लेना आवश्यक है, तभी जाकर रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति हमारे समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ रीतिकाल के मुगल शासकों का संक्षेप में परिचय दिया है। बाद में जो रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुई है, इस पर प्रकाश डाला है। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार रही। मुगल सत्ता के परम वैभव तथा विरास का युग रहा है। व्यक्तिवादी और निरंकुश राजतंत्र का युग रहा है। मुगल सत्ता के नैतिक पतन का युग रहा है। कला तथा साहित्य का राजकीय संरक्षक युग रहा है। इस प्रकार ये रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत हमें कुछ बातें दिखाई देती है जो मुगल सत्ता से, मुगल शासन से जुड़ी हुई है। अतः हमें सबसे पहले मुगल शासक कौन है, उनका परिचय यहाँ लेना आवश्यक है। रीतिकाल में जो मुगल शासक हुए हैं, उनका परिचय इस प्रकार। सबसे पहले मुगल शासक है जहांगीर। अकबर के बाद मुगल शासकों में सबसे पहले आते हैं जहांगीर। अतः जहांगीर से ही रीतिकाल का प्रारंभ बताया जाता है। 24 अक्टूबर 1606 को जहांगीर आगरे में राज्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। जहांगीर द्वारा राज्य संभाले अभी कुछ ही मास व्यतीत हुए थे कि सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उसे अंधा बनाकर महल में बंदी बनवाकर रखा गया था। जहांगीर में अकबर की जैसी दूरदर्शिता और समन्वयवादिता में नहीं मिलती। फिर भी जहांगीर के शासनकाल में नैतिक पतन हुआ या मुगल शासन का ह्रास हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसकी बातें हम आगे देखेंगे। जहांगीर के बाद दूसरे शासक आते हैं शाहजहां। 17 अक्टूबर 1627 ईस्वी सन को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने दामाद शाह आयर को राजगद्दी प्राप्त करने का आमंत्रण दिया। दूसरी ओर शाहजहां राजगद्दी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उनकी मां ने दामाद को यह आमंत्रण दिया था, इसीलिए दोनों के बीच युद्ध हुआ। तब 11 जनवरी 1628 को शाहजहां राजा हुए। शाहजहां के बाद जो मुगल शासक आते हैं वह इस प्रकार है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ईस्वी सन 1658 में शाहजहां बहुत बीमार हुए और उनकी मृत्यु की अफवाहें फैली गई। तब उनके पुत्रों के बीच राजसत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। उस वक्त शाहजहां का छोटा बेटा औरंगजेब, उसने अपने बड़े भाई यानी शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा को मरवाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इस तरह 11 जुलाई 1658 में औरंगजेब राजा बने थे। दारा की हत्या के बाद इतिहास में ऐसा कहा गया है कि दारा की हत्या यानी मानवता की हत्या, यानी दारा एक सहिष्णु राजा के रूप में हमारे सामने आते हैं। दारा के बाद औरंगजेब के बाद जो शासक आए हैं वह औरंगजेब के पुत्र शाह आलम प्रथम। जिस प्रकार शाहजहां के पुत्रों में सत्ता के लिए
संघर्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार औरंगजेब के पुत्रों में भी हमें सत्ता के लिए संघर्ष दिखाई देता है। औरंगजेब शाह आलम प्रथम के बाद औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी है वह मुगल शासक के सम्राट बने, लेकिन वह पूर्णतः नैतिक पतन से युक्त हमें दिखाई देते हैं। वह पूर्णतः नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन उनके कालखंड में हुआ में दिखाई देता है। वह शासक है जहांदारा शाह और मोहम्मद शाह रंगीले। कहा जाता है इन दो शासकों का वेश्याओं के साथ संबंध रहा है। इतना ही नहीं तो उनसे प्राप्त पुत्र मुगल शासन के राजगद्दी पर या औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठे हुए थे। इसीलिए एक प्रकार से मुगल शासकों का जो दृष्टिकोण इस कालखंड में रहा है वह पूर्णतः विलासी जीवन के अंतर्गत आता है। वह सुरा और सुंदरी में मदमस्त दिखाई देते हैं। वह केवल अपने ही विलासी जीवन में मदमस्त दिखाई देते हैं। इसीलिए तत्कालीन शासकों की इस नीति का फायदा परकीय शासकों ने उठाया और परकीय शासकों ने यहाँ आक्रमण किया। इसीलिए यह मुगल शासक पतन की ओर जाता हुए हमें दिखाई देता है। फिर भी हमने जो बात आपके सामने रखी थी कि यह मुगल सत्ता के परम वैभव का काल रहा है। हमारी दृष्टि से मुगल सत्ता का परम वैभव का काल इस दृष्टि से है, शाहजहां ने अपने साम्राज्य का विकास किया है। शाहजहां ने अपने साम्राज्य का विकास दक्षिण की ओर अधिक मात्रा में किया। दक्षिण की निजामशाही को खात्मा कर दक्षिण विजापुर गोवलकोंडा को अपने सत्ता के अंतर्गत शामिल कर लिया था। इस प्रकार शाहजहां ने अपने साम्राज्य का विकास करने का प्रयास किया। ईस्वी सन 1632 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने एक ताजमहल नामक एक अजरामर प्रति का निर्माण इस कालखंड में किया है। ताजमहल जैसी अजरामर प्रति का निर्माण ही मुगल सत्ता के परम वैभव का प्रतीक हमें लगता है। अगली बात है, शाहजहां का समय सुख शांति और समृद्धि का रहा है, क्योंकि शाहजहां सहिष्णु था। शाहजहां विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के लोगों को साथ लेकर शासन करने वाला राजा रहा है। इसलिए शाहजहां का कालखंड सुख शांति और समृद्धि का रहा है। तत्कालीन जो शासक विलासी जीवन जीते हैं, इसका ही प्रतीक है कि मुगल सत्ता परम वैभव का कालखंड है। इस प्रकार मुगल सत्ता का ये परम वैभव का कालखंड है, जहाँ मुगल शासक सुरा सुंदरी विलासी जीवन जीने वाले हमें दिखाई देते हैं, परंतु उन्होंने इस परम वैभव को ह्रास में मिलाने का भी प्रयास किया। अतः यह कालखंड मुगल सत्ता के ह्रास का भी कालखंड है। वह ह्रास इस प्रकार हमें लगता है। पहला मत हमने यह दिया है कि वह तत्कालीन शासकों की सत्ता लोलुपता और उसके लिए अपने ही भाइयों की हत्या। प्रत्येक शासन राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हमें संघर्षरत दिखाई देता है। अतः मुगल शासकों में उत्तराधिकारी के लिए कोई ऐसा विशेष नियम न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक शासक सत्ता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए सत्ता प्राप्त करने के लिए एक भाई दूसरे भाई की जान लेता था। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया जाता है। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा अपनी शक्ति, स्वाभाविक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व के लिए केवल सम्राटों का ही नहीं तो प्रजा का भी स्नेहभाजन था, जिसकी हत्या औरंगजेब ने केवल राजसत्ता या राजगद्दी प्राप्त करने के लिए की थी। इस प्रकार यह सत्ता लोलुपता और भाइयों की हत्या में दिखाई देती है। दूसरा मुद्दा हमने इस प्रकार लिया है कि औरंगजेब द्वारा निर्माण किए गए धार्मिक उपद्रव का परिणाम। औरंगजेब ऐसा शासक है जो कट्टर धर्मीय है, अहमवादी है, जिसने हिंदू धर्म का हमेशा अपमान किया, विरोध किया। इतना ही नहीं, अपनी कट्टरवादी धर्मिता के कारण उसने
धार्मिक वाद को निर्माण करने का प्रयास किया। अतः औरंगजेब के उस वक्त अनेक शक्तियों का निर्माण हुआ, जैसे आगरा में जाट, राजस्थान में राजपूत, पंजाब में बंदा बैरागी, दक्षिण में मराठा। इन शक्तियों के निर्माण होने के बाद औरंगजेब अपने पूरे कालखंड में उनसे ही लड़ता रहा। इसीलिए मुगल सत्ता का विकास यहाँ जैसे थम सा गया, आगे नहीं बढ़ा। यह राशि हमें दिखाई देता है। अगला मुद्दा हमने लिया है रंगीन मिजाज के तत्कालीन शासक और उत्तराधिकारी। इस कालखंड में औरंगजेब को छोड़कर जो भी शासक है वह सारे रंगीन मिजाज के हैं, और मुगल सत्ता के जो उत्तराधिकारी है वह रंगीन मिजाज के हैं। सुरा और सुंदरी में मदमस्त रहने वाले ही हमें दिखाई देते हैं। जहांगीर में अकबर के समान हमें दूरदर्शिता या समन्वयकारिणी शक्ति नहीं मिलती। वह मद्यप और आशिक की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसी कारण उसने जो भी युद्ध किए उसमें कभी सफलता नहीं मिली। सम्राट जहांदारा शाह और मोहम्मद शाह रंगीले तो नैतिक पतन की पराकाष्ठा को छू गए थे। इस संदर्भ में एक विद्वान, एक प्रसिद्ध इतिहासकार का एक वाक्य विशेष उल्लेखनीय वाक्य है। वे कहते हैं, गीदों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया था। इस प्रकार मुगल शासकों की नैतिक पतन के ह्रास के कारण तत्कालीन मुगल शासक उसकी सत्ता, उसका ह्रास हमें दिखाई देता है। इसका फायदा परकीय शासकों ने उठाया। उसमें है ईरान के बादशाह नादिर शाह और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने मुगल शासन की इस नैतिक पतन की बातों को ध्यान में लेकर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। इतना ही नहीं तो बक्सर के युद्ध में पूर्णतः मुगल शासन का ह्रास हमें दिखाई देता है। उस वक्त समस्त देश में फैले हुए वैमनस्य का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय को पराजित किया और एक प्रकार से मुगल शासन की इतिश्री यानी मुगल शासन का खात्मा हमें होता दिखाई देता है। 22 अक्टूबर 1764 को मुगल शासन का ह्रास होता हमें दिखाई देता है। इस प्रकार ये रीतिकाल एक प्रकार से मुगल शासन के परम वैभव का काल भी है तथा मुगल शासन के ह्रास का भी कालखंड है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक बात इस कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण हुई, वह है कला तथा साहित्य का राजकीय संरक्षण इस कालखंड में मिला। इसका कारण दो है, एक शाहजहां और दूसरे शाह आलम। दोनों भी सहिष्णु राजा थे। दोनों भी विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों के लोगों को साथ लेकर कार्य करने वाले शासक रहे हैं। इतना ही नहीं तो शाहजहां एक ऐसा शासक है जो आत्म प्रशंसा प्रिय है। वह आत्म प्रशंसा सुनना बहुत ही उन्हें प्रिय लगता था। इसीलिए अपनी अहम और प्रदर्शना भावना की पूर्ति के लिए उनके दरबार में हमेशा फारसी शायरों का जमाव रहता था। इसीलिए उस वक्त कला और साहित्य को राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हुआ। मुगल दरबार में पोषित दरबारी काव्य का गहरा प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ने लगा। एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है, शाहजहां के कालखंड में स्थापत्य कला को एक निश्चित रूप मिल गया। इसीलिए यह कालखंड साहित्य और कला की दृष्टि से राष्ट्रीय संरक्षक युग कहा जाता है। इसका सुंदर उदाहरण जो हमने ऊपर आपको बताया था कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की शोक में ताजमहल जैसे एक अजरामर कृति का निर्माण किया। इस प्रकार इस कालखंड में परम वैभव का विकास हो गया है तथा उसका ह्रास भी हो गया है और परिणाम स्वरूप यहाँ अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई है।
इस प्रकार रीतिकाल की राजनीतिक स्थिति हमें दिखाई देती है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।